नमस्कार डियर स्टूडेंट, हमारा अध्याय चल रहा था अध्याय 5 सामाजिक विज्ञान में लोकतंत्र। और हमने लोकतंत्र के बारे में 2-3 वीडियो में हम पढ़ चुके थे। अब आगे जो नेक्स्ट हैं, हमने राजनीति लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, सामाजिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, आर्थिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा, नैतिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ा और हमने सामाजिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हमने देखा कि फ्रांस में क्रांति हुई, जिसमें फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें वो नारा था इनमें तीन में भाईचारे। देखिए 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई, तो इस रूप में नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हुई 1789 की फ्रांस की क्रांति में। तो उदार लोकतंत्रवादी क्रांति स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के नारे के रूप में हुई। और इन तीनों में भाईचारे बंधुत्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इसके बगैर व्यक्तियों में समानता नहीं हो सकती और समानता नहीं होगी तो स्वतंत्रता भी नहीं पाई जा सकती। तो सामाजिक लोकतंत्र के बारे में पढ़ लिया था। सामाजिक लोकतंत्र की अभिव्यक्ति या सामाजिक, तो ये 1789 में फ्रांस की क्रांति में दिखती है। तो मैंने उसमें आगे हम देखते हैं लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत देखे बच्चों। तो मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया था कि सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र स्वयं एक विस्तृत विचारधारा है। विद्वानों में इस तथ्य पर मतभेद है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास्तविक उपभोग कौन करता है, अथवा सत्ता का वास्तविक उपभोग किस वर्ग के द्वारा किया जाना चाहिए, शासक या शासित वर्ग में किस प्रकार के संबंध होते हैं और लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था क्या होनी चाहिए। इस प्रकार के चिंतन परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। भाई इसमें जो है हमने देखा कि भाई लोकतंत्र की संबंधित विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें देखा कि लोकतंत्र की क्या विचारधारा है, लोकतंत्र में शासन कौन करते हैं, सत्ता का उपभोग कौन करता है, शासक शासित वर्ग कौन होते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम विस्तृत और व्यापक अध्ययन करेंगे इसी पाठ में। भाई किसके द्वारा सत्ता का उपभोग किया जाता है, कौन सत्ता का वास्तविक उपभोग करता होता है, कौन लोग शासन करते हैं, किस पे शासन करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस लोकतंत्र वाले टॉपिक में अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे हम देखते हैं लोकतंत्र की मूल्य व्यवस्था होनी चाहिए, इस प्रकार चिंतन में। अब देखिए हमने देखा था कि लोकतंत्र का परंपरावादी सिद्धांत और दृष्टिकोण देख लिया था। इसके बाद लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत दृष्टिकोण के, तो ये जो बच्चों, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस प्रकार चिंतन के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रस्तुत किए गए। तो जो सिद्धांत और दृष्टिकोण है, तो लोकतंत्र का एक तो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत ये दृष्टिकोण एक तो ये है। दूसरा है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। और तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अभिजनीय वर्गीय सिद्धांत या दृष्टिकोण। और लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। नेक्स्ट देखेंगे लोकतंत्र का सामाजिक सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो ये 5 सिद्धांत और दृष्टिकोण हैं। ये पांचों लोकतंत्र की सत्ता का उपभोग कौन करता है, कौन शासक वर्ग है, कौन शासित वर्ग है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे, विस्तार से बताएंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं बच्चों लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो देखिए बच्चों, तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत व दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास हमने पिछले वीडियो में देखा कि भाई लोकतंत्र का विकास कहाँ से होता है। तो लोकतंत्र का विकास एंथ्रस से होता है। यूनान के 2 नगर थे, हमने पिछले वीडियो में देखा कि स्पार्टा और एंथ्रस। तो एंथ्रस से लोकतंत्र का विकास होता है। यूरोप, यानी कि लोकतंत्र का विकास होने में यूरोप महाद्वीप से ही लोकतंत्र का विकास होता है और वहाँ से पूरे जगत में ये फैलता है। तो लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में, पश्चिमी जगत बोले तो यूरोप महाद्वीप, पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन के द्वारा किया गया है। तो इसका विकास बच्चों पश्चिमी जगत के पिछले 3 शताब्दियों के
उदारवादी राजनीतिक चिंतनों के द्वारा किया गया है। तो इसका जो विकास है, तो वहाँ के जो पश्चिमी जगत है, यानी यूरोप में ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, और भी जितने बहुत सारे देश हैं, बड़े देश हैं, आयरलैंड है, ये सारे देश हैं। तो लोकतंत्र के सिद्धांत का विकास पश्चिमी जगत में पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन के द्वारा किया गया है। इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। तो जो ये सिद्धांत हैं, लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत और ये परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, तो इसका जो विकास है बच्चों, ये पश्चिमी जगत में हुआ है। पश्चिमी जगत यानी यूरोप में हुआ, यूरोप महाद्वीप के जितने भी देश हैं उनमें हुआ, तो ये पश्चिमी जगत में हुआ है। पिछली 3 शताब्दियों के उदारवादी राजनीतिक चिंतन के द्वारा किया गया है, और इस अक्सर पर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। इस सिद्धांत को जो लोकतंत्र का परंपरागत समाजवादी जो सिद्धांत है, उदारवादी सिद्धांत है, ये परंपरागत उदारवादी जो सिद्धांत हैं, इसको पश्चिमी सिद्धांत, इसे अक्सर लोकतंत्र का पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत भी कह दिया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसके जो समर्थक हैं, समर्थक का मतलब होता है जो इसकी पैरवी करते हैं, जो इसकी हिमायत करते हैं, जो इसकी कि भाई ये सिद्धांत जो विचारक हैं, तो इसके जो समर्थक हैं, होब्स हैं, पहला समर्थक होब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, बेंथम हैं, जीएस मिल हैं, टीएच ग्रीन हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, अब्राहम लिंकन हैं, जेफरसन हैं, हर्बर्ट स्पेंसर आदि लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। तो होब्स हैं, लॉक हैं, रूसो है, बेंथम है, जेफरसन है, हर्बर्ट स्पेंसर है। तो ये सब बच्चों, ये सब जितने भी उदारवादी सिद्धांत ये समर्थक हैं इसके, तो आदि उदारवादी सिद्धांत के प्रमुख विचारक माने जाते हैं। और इन सभी सिद्धांतों ने, इन सभी विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता व अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। और जितने भी विचारक हुए बच्चों, इन विद्वानों ने व्यक्ति के सुख, व्यक्ति का क्या सुख, बेंथम ने कहा सर्वोत्तम सुख की कल्पना की उन्होंने, बेंथम ने, जेरोम बेंथम है, उन्होंने सबसे पहले मनुष्य का सबसे क्या है, सुख, मनुष्य किसका आदि है, सुख का आदि है। तो व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता व अधिकार आदि के, अभी रूसो स्वतंत्रता की सबसे बड़ा पैरवी करता है रूसो। तो व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता व अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो लोग हैं, बेंथम हैं, रूसो हैं, हर्बर्ट स्पेंसर हैं, इन सब लोगों ने व्यक्ति के सुख, स्वतंत्रता, अधिकार आदि के संदर्भ में अपने लोकतंत्र संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यता और लक्षण निम्नलिखित हैं। तो भाई लोकतंत्र के जो परंपरागत और उदारवादी जो सिद्धांत हैं, इसकी आधारभूत मान्यताएं और लक्षण निम्नलिखित हैं। तो ये क्या क्या विशेषता हैं, परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र की क्या क्या विशेषता हैं, तो वे देखेंगे। तो तो ये कहता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। तो लोकतंत्र के जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत हैं, तो ये कहता है कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, यानी व्यक्ति विवेकशील है, व्यक्ति के पास दिमाग है, व्यक्ति के पास विवेक है। तो व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है, अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। सभी व्यक्ति, जो जितने भी व्यक्ति हैं संसार में, वो सब समान है और सभी स्वतंत्रता, समानता और अपने अधिकारों की सुख की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति, सुख, सभी व्यक्ति समान है। कोई भी संसार में कोई भी व्यक्ति हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, उसको सुख चाहिए, तो उसकी कल्पना करता है। तो सभी व्यक्ति समान है, सभी व्यक्ति मूलतः समान है। शासन का गठन
उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यानी कि उदारवादी, परंपरागत उदारवादी लोकतंत्र कहता है कि भाई शासन का जो गठन है वह उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। यानी कि उदारवादी का मतलब होता है बच्चों कि लचीला भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कठोर बन जाए, इसमें संशोधन ही नहीं किया जाए, इसमें परिवर्तन ही नहीं किया जाए। तो शासन का जो गठन किया जाता है उसे उदारवादी व लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक यानी जनता के जनमत के आधार पर लोकतांत्रिक तरीके से, यानी जनमत के आधार पर संविधानवाद के अनुसार, और यानी कि जो संविधान में संविधान का मतलब है विधि कानून बनाने का एक दस्तावेज, तो संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। यानी कि कोई भी सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे, वो सरकार सबसे अच्छी है जो सबसे कम शासन करे, तो अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। तो ये कहता है उदारवादी सिद्धांत लोकतंत्र का परंपरागत उदार शासन, यानी सरकार की शक्तियों का आधार जनता की इच्छा होती है, अतः सरकार राजनीति सत्ता की मात्र न्यासी ट्रस्टी होती है। तो देखिए बच्चों, जो शासन है ना, सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, जहाँ तक जनता चाहती है वहाँ तक सरकार शासन कर सकती है, अतः सरकार राजनीति सत्ता की मात्र न्यासी यानी कि ट्रस्टी होती है, यानी कि वह उसकी संरक्षक हो सकती है जहाँ तक वो शासन कर रही है। ऐसा नहीं कि उसका पूर्ण तरह से उसका अधिकार है, वह एक ट्रस्टी यानी कि उसका शासन करने का एक, मान लीजिएगा एक संस्था चलाने वाली है। तो शासन है सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है, तो सरकार राजनीति सत्ता की मात्र न्यासी होती है, यानी कि वो न्यासी है राजनीति सत्ता की, वो कभी जनता कभी भी उसको बदल सकती है। नेक्स्ट विशेषता है शासन के संचालन के लिए निश्चित व आधारभूत नियम हैं, जैसे शासन के संचालन के लिए निश्चित और आधारभूत नियम हैं, जैसे कि शासन का संचालन जनता के द्वारा, यानी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा। तो शासन के संचालन के निश्चित और आधारभूत नियम है, तो जैसे कि शासन का संचालन जनता के द्वारा, जनता थोड़ी कर रही है, लोकतंत्र में जनता के चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, क्योंकि लोकतंत्र में किसको चुनती है जनता? अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जो अच्छा प्रतिनिधि उसको चुनती है। तो प्रतिनिधि उन लोगों की, जो लोगों ने चुन के भेजा है उन लोगों की हिमायत करता है, उन लोगों की अधिकारों की रक्षा करता है वो। तो शासन का संचालन जनता के द्वारा, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। तो एक तो ये हो गया, शासन के गठन व संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। तो शासन का जो गठन और संचालन होता है उसमें नहीं कि एक व्यक्ति की इच्छा भी हो जाए, नहीं, उसी में सभी में कोई भी जब कानून बनाया जाता है या कोई भी विधि बनाई जाती है तो बच्चों उसमें बहुमत का, तो शासन के गठन या संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। और शासन को जो लोकतंत्र का परंपरावादी या उदारवादी सिद्धांत कहता है कि शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, और कह रहा है कि शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। तो हमने देखा कि शासन का संचालन के निश्चित आधारभूत नियम उदारवादी या परंपरागत लोकतंत्र बताता है। तो शासन का संचालन जनता के द्वारा होना चाहिए, यानी जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। शासन का गठन संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, यानी कि जो शासन कर रहा है उसको जनता के प्रति जवाबदेही होना चाहिए। उसका जवाब बनता है, उसकी जवाबदेही बनती है कि भाई अगर कोई गलत होता है, जनता के अधिकारों का हनन होता है, तो उसके पूरी तरह जिम्मेदार कौन है? सरकार है। शासन का संचालन जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन का उद्देश्य व्यक्तियों का हित होना चाहिए। जो शासन का जो उद्देश्य है वो व्यक्तियों का हित का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्तियों का अहित कर रहे हैं। तो ये भी व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए
स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। तो लोकतंत्र का जो परंपरागत और उदारवादी जो दृष्टिकोण है या सिद्धांत है, कहता है कि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जहाँ तक व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार नहीं मिलेंगे तो नागरिक अपनी बात कैसे कहेगा। तो वो कह रहा है कि व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता, अभी वर्तमान में भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रता प्राप्त हैं। कितनी? 6 स्वतंत्रता प्राप्त हैं। तो व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता व अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। यदि और 6 अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं। 7वां मूल अधिकार संपत्ति का अधिकार, तो उसको हटा दिया गया है। और 7 अधिकार है भारत के नागरिकों को। अगर यदि नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों का हनन होता है तो उनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी होनी चाहिए, जिससे कि उस नागरिक के अधिकारों का जिसका हनन हुआ है वो न्यायपालिका उसके नागरिक अधिकारों की रक्षा कर सके। तो उनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति के नागरिकों का अधिकारों का हनन होता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन होता है, तो वो बच्चों सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। यानी कि एक तो राज्य न्यायालय होते हैं, एक केंद्र का न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, तो सर्वोच्च न्यायालय में वो जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई नहीं होती तो उच्चतम न्यायालय में वो पहुंच सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में वो पहुंच सकता है। तो ये कहता है कि इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। निश्चित अवधि के बाद यानी कि अभी तो 5 साल है अपने भारत में, तो भाई 5 साल में चुनाव होंगे, तो निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। कि हम लोकतंत्र की तभी रक्षा कर सकते हैं कि जब निश्चित अवधि के बाद चुनाव हो और एक से अधिक दल हो। एक दल होता है तो वो लोकतंत्र नहीं कहलाएगा। एक से अधिक दल होने से, एक से अधिक राजनीतिक दल होने से बच्चों क्या होता है, वो अपने अपने एजेंडे प्रस्तुत करते हैं। हम विकास ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम देश में ऐसा करेंगे। जैसे कि भारत में भी बहुत सारे दल हैं, बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं, बहुत सारी जो केंद्रीय तो 9 केंद्रीय दल हैं। अभी वर्तमान में कितने दल हैं केंद्रीय दल? 9 हैं। जो राजनीतिक दल हैं 9 हैं। तो ये कह रहा है कि निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए और एक से अधिक राजनीतिक दल होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। जो सरकार बनती है उसको जनमत यानी जनता का आदर भी करना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि भाई क्या क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत की आधारभूत मान्यताएं हैं वो लक्षण निम्नलिखित हैं। तो वेरी मोस्ट हैं ये लोकतंत्र के परंपरागत उदारवादी सिद्धांत आधारभूत मान्यताएं और लक्षण लिखी है। तो व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी अतः अपना हित अहित समझने की क्षमता रखता है। सभी व्यक्ति मूलतः समान है। शासन का गठन उत्तरदायी, शासन का गठन उदारवादी व लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए। अर्थात सीमित शासन के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट विशेषता है शासन है सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है। अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी या ट्रस्टी होती है। शासन का संचालन निश्चित और आधारभूत नियमों जैसे कि शासन का संचालन जनता के द्वारा है, जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। शासन के गठन संचालन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित होना चाहिए। तो व्यक्तियों को नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए तथा इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका भी स्थापना की जानी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। जैसे होता है ना 5 साल में चुनाव, और एक से अधिक राजनीतिक दल भी होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं बताई मैंने आपको, ये सब चीज़ें बच्चों लोकतंत्र के, ये सब चीज़ें लोकतंत्र के जो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत
के दृष्टिकोण के अनुसार है। और यही भारत में प्रचलित है कि निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं, निष्पक्ष चुनाव होते हैं और एक से अधिक राजनीतिक दल भी हैं और सरकार को जनमत का आधार भी करती है सरकार। ये सब चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट है लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो हम देखेंगे लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण। देखिए बच्चों, देखिए लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का मूल आधार है बहुलवादी विचारधारा है। तो लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधाराएं जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। अब संघात्मक स्वरूप क्या होता है? संघात्मक स्वरूप का मतलब होता है कि भाई संघ, भारत एक संघात्मक राज्य है, भारत एक संघात्मक राज्य है। तो भारत में 29 राज्य हैं बच्चों, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर एक संघ बनाए भारत। 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बनाए एक संघ बनाए भारत। इन राज्यों से मिलकर बना है भारत। तो जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है, यानी कि ये जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधारा है जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। यानी कि ये जो संघात्मक जो स्वरूप है, यानी कि जो पूरा जैसे कि भारत का निर्माण हुआ है कितने राज्यों से? 28 राज्यों से और 9 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर भारत का निर्माण हुआ है। तो वैसे ही ये जो लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत है जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है, ये विचारधारा लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास लोकतंत्र के यानी कि बहुलवादी यानी बहुत सारे राज्य से मिलकर एक संघ का निर्माण करना, बहुलवादी हो गया ना। 28 राज्य मिलकर बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य और मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं, समाज के संघात्मक स्वरूप का निर्माण करते हैं। तो ये बहुलवादी सिद्धांत हो गया। इसके नाम से लोकतंत्र के बहुलवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण का मूल आधार बहुलवादी विचारधाराएं जो समाज के संघात्मक स्वरूप में विश्वास करती है। लोकतंत्र के इस सिद्धांत का विकास H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस पॉलेट, G.D.H. कॉल और डिग्वी आदि ने किया है। तो इस सिद्धांत का जो विकास, इस सिद्धांत के जो समर्थक हैं H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस पॉलेट, G.D.H. कॉल, डिग्वी आदि ने किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी कि 1940 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ के बाद रॉबर्ट डहल ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रॉबर्ट डहल ने भी इसके विकास में योगदान दिया। ये लोक प्रशासन के एक बहुत अच्छे प्रशासनिक पोस्ट में थे रॉबर्ट डहल, अमेरिकन हैं और ये रॉबर्ट डहल ने इसके विकास में योगदान दिया। इसने बहुलवादी लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया। जो रॉबर्ट डहल ने इसके विकास में योगदान दिया और इसने बहुलवादी जो लोकतंत्र को बहुलतंत्रवाद यानी बहुलतंत्रवाद कहना पसंद किया। रॉबर्ट पिस्टस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्तियों में अनेक निजी समूह अथवा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो रॉबर्ट पिस्टस के अनुसार लोकतंत्र एक बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्तियों में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब निजी समूह और हित समूह, निजी समूह तो मान लीजिएगा कोई भी समूह बन गया, कोई भी विचारधारा वाला समूह बन गया, उसको अपनी बात मनवानी है। तो इसमें क्या होता है, लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत में हित समूह और निजी समूह अपनी बात मनवाने के लिए इसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं।
तो इसमें निजी समूह यानी अपनी निजी बात मनवाने के लिए निजी समूह बनते हैं, और हित समूह जैसे समाज की बात मनवाने के लिए हित समूह बनते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा हित समूह बनेंगे साहब, भ्रष्टाचार पे कानून लाया जाए, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जितने भी लोग हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ या भ्रष्टाचार के खिलाफ की विचारधारा वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग एक हो जाएंगे और हित समूह बनाएंगे। निजी समूह होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिएगा कोई भी जाति समूह है, उसको आरक्षण चाहिए, तो वह क्या करेगा, वो निजी समूह बना लेगा और वो राजनीति के माध्यम से राजनीति में घुसपैठ करेगा और घुसपैठ करके अपनी बात मनवाएगा। तो ये निजी और हित समूह। तो ये कहते हैं रॉबर्ट प्रिस्टस के अनुसार लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत एक ऐसी सामाजिक राजनीति प्रणाली है जिसमें राज्य की शक्तियों में अनेक निजी समूह तथा हित समूह अपनी भागीदारी निभाते हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों